ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। सदस्य प्लीज। तो संकल्प मेरे द्वारा प्रस्तुत किया गया था सदन के विचारार्थ, उस बाबत नागरिकता अधिनियम 2019 इस अधिनियम के संशोधन के कारण आज पूरे देश में व्यापक विरोध हुआ है। और वो विरोध मामूली विरोध नहीं है, हिंसक विरोध हुआ है, मौतें भी हुई हैं, सार्वजनिक संपत्ति और निजी संपत्तियों को नुकसान भी पहुंचा है और इसके साथ साथ जीवन तो अस्त व्यस्त हुआ ही है तथा सामाजिक सद्भाव भी बिगड़ा है। मैं इस कारण से जो है इस संकल्प को लेकर के आया हूं। राजस्थान में भी विरोध प्रदर्शन हुए, लेकिन सरकार की अच्छी व्यवस्था के कारण यहां पर कानून व्यवस्था बनी रही। माननीय सदस्य आप प्लीज बैठे नहीं। एक निवेदन कर दूं, आप जब भी बोले हमारी तरफ से कोई डिस्टरबेंस नहीं हुआ, मैं ये समझ के चलता नहीं, बिल्कुल कतई नहीं हुआ, कतई नहीं हुआ। वरना तो आपने जो कुछ भाषण दिया उसमें मैं 50 बार बोल सकता था आपके खिलाफ, लेकिन मैंने बोला नहीं है, एक शब्द नहीं बोला। मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, मैं अध्यक्ष की तरफ देख के बोले आप। अध्यक्ष महोदय, संविधान के धर्मनिरपेक्ष ढांचे पर जो है आघात पहुंचा है। ये मायने नहीं रखता कि मापदंड क्या होंगे। अगर मापदंड आसान होंगे तो हर कोई एनआरसी में आ जाएगा। नतीजा क्या होगा? वही लाइनें लगेंगी, वही लंबा कागजों का काम, पूरा कागजों का काम होगा, शोषण होगा, गलतियां होंगी और एक गलत रजिस्टर बनाएंगे। और गलत रजिस्टर बना करके जो है कि भारी मात्रा में तो धन खर्च होगा और समय खर्च होगा और उत्पादकता जो है वो क्या नाम खत्म होगी हमारी। दूसरी स्थिति यह है कि अगर मापदंड कठिन रहे तो ये इतना डरावना होगा, वो आदमी कहां से लाएगा डॉक्यूमेंट? जिस अस्पताल में पैदा हुआ वो अस्पताल ही बंद हो गया। जिस ग्राम के अधिकारी ने उसको जन्म पत्र दिया वो अधिकारी ही मर गया। नतीजा क्या रहेगा? क्या रहेगा? गरीब तो मांगता फिरेगा, इधर उधर गिड़गिड़ाता रहेगा। माननीय सदस्य गलत बात है, आप गलत बात। प्लीज, आप क्या कर रहे हैं? उनको मैं आप सीनियर आदमी है, आप भी वही काम कर रहे हैं जो ये कर रहे हैं। और असरदार लोग जो है वो प्रमाण पत्र ले बैठेंगे। बहुउद्देशीय पहचान पत्र नवंबर 2009 में आपने चालू किया था, माननीय अटल बिहारी जी के गवर्नमेंट के टाइम पे। नतीजा क्या निकला? एक पायलट प्रोजेक्ट चालू किया गया जिसके तहत में सीमावर्ती जो 13 जिले थे उनकी 13 तहसीलें चूज की गई। राजस्थान की तहसील, आपके जैसलमेर की तहसील भी चूज की गई। जैसलमेर की तहसील में और जैसलमेर के शहर में कुल मिलाकर के पॉपुलेशन थी उस वक्त 2,08,000। जब ये 6 साल तक मशक्कत चलती रही, 31 मार्च 2009 तक, 6 साल तक, कि 2,08,000 आदमियों में से 44,000 आदमी जो है वो प्रमाणित नहीं कर पाए बेचारे, क्योंकि डॉक्यूमेंट नहीं मिल पाए, जन्म प्रमाण पत्र नहीं मिल पाया, दुनिया भर की चीज़ें जो भी मांगे थे वो डॉक्यूमेंट नहीं मिल पाए। नतीजा ये निकला, वो फिर वो सारा का सारा पायलट प्रोजेक्ट जो है बंद हो गया। जैसलमेर के इसीलिए आपको जरूरत नहीं, 334 गांव जिनमें जैसलमेर का वो भी शामिल था और 449 एनुमरेटेड डाटा जो महा रजिस्टर को भिजवाया गया, उसमें ये कुल उसने खुद ने अपने ये वर्जन दिया कि 44,000 आदमी जो है वो नागरिकता नहीं ले पाए। मेरा आपसे ये निवेदन है कि अगर इसी तरीके का एनआरसी चलानी है, इसी तरीके से इस अमेंडमेंट को जो है लागू करना है, तो राजस्थान में बहुत बड़ी आबादी जो है दस्तावेज के आधार पर ही जो है, हम राज्य की बात कर रहे हैं, देश की बात नहीं कर रहे, राज्य में भी बहुत बड़ी एक आबादी जो है वो नागरिकता प्राप्त नहीं कर पाएगी। अध्यक्ष महोदय, देश में रह रहे प्रवासियों में से केवल हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध
पर तो ये नागरिकता दे देगा, लेकिन मुसलमानों को और यहूदी को धर्म के आधार पर ये भेदभाव है और आर्टिकल 14 के विरुद्ध है। कई देशों ने अपने नागरिकों को ये डायरेक्शंस दे दिए कि भारत में मत जाना, अशांति है, चारों तरफ उपद्रव हैं। इससे नतीजा क्या निकला? निवेश भी कम हुआ और विदेशी व्यापार भी कम हुआ है। ये कानून लाखों घरों को बेघर कर देगा, लाखों घरों। और असम में एनआरसी का रिजल्ट आपने देख ही लिया, कितने लाख, 19 में से कितने लाख आदमी जो है वो हिंदू निकले। क्या करोगे उनका? क्या कहाँ ले जाओगे? ये डिस्क्रिमिनेशन है, टोटल डिस्क्रिमिनेशन है। आप ये बताएं कि ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों नहीं है? आपने कहा कि साहब सीमावर्ती हमारे 3 ही थे, अफगानिस्तान था, पाकिस्तान था और एक ही आपका क्या भूटान आपका लगा हुआ नहीं है? क्या श्रीलंका लगा हुआ नहीं है? क्या म्यांमार लगा हुआ नहीं है? क्या श्रीलंका में हिंदू माइनॉरिटी में नहीं है? क्या भूटान में क्रिश्चियन माइनॉरिटी में नहीं है? क्या म्यांमार में इंडियन ओरिजिन के मुसलमान माइनॉरिटी में नहीं है? उनको क्यों नहीं लिया गया? एतराज हमें इस बात पे। आप बार बार जो कहते हो कि हम भ्रम फैला रहे हैं, भ्रम आप फैला रहे हो। हमने कभी ये नहीं कहा, कि जो बाहर से आए हुए शरणार्थी हैं उनको नागरिकता मत दो। हमने दी है और मैं आंकड़े लेकर के साबित कर सकता हूं कि यहाँ पर बैठी हुई है, पूर्व मुख्यमंत्री बैठी हुई हैं, इनके 3 साल में कितने आदमियों को नागरिकता दी और हमने 1 साल में कितने आदमियों को नागरिकता दी, मैं अभी बताता हूँ आपको। ये किसके लिए, ये किनको काट रहे हो? कुछ तो सोचो। 1965 में उस अब्दुल हमीद को तो सोचो जिसने परमवीर चक्र लिया था, उसको तो सोचो। उस बिस्मिल्लाह खां को सोचो। अध्यक्ष महोदय, अमेरिका की यूनिवर्सिटी का एक डेलीगेशन बिस्मिल्लाह खां के पास जो है बनारस पहुंचा और उनसे रिक्वेस्ट करी कि हम आपका कंसर्ट जो है एक अमेरिका में रखना चाहते हैं। उन्होंने अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा अस्वीकार के क्या कारण है आपके? कि मैं तो गंगा के तट पर, गंगा के घाट पर शहनाई बजाता हूँ, दूसरी जगह कहीं नहीं बजाता। तो उन्होंने कहा कि हम विश्वविद्यालय के यहाँ पर ऐसा सेट बना देंगे जिसमें गंगा के घाट आपको दिखेंगे। उन्होंने कहा गंगा के घाट का सेट तो बना सकते हो, लेकिन गंगा प्रभावित नहीं कर सकते अमेरिका की धरती पे। उसको सोचिए जिसने लिखा था कि मन तड़पत हरि दर्शन को आज। किसने लिखा था? शकील बदायूनी ने। संगीत किसने दिया था? नौशाद ने। गाया किसने था? रफ़ी ने। उसको सोचिए जिसने कहा, लिखा कि ओ दुनिया के रखवाले सुन दर्द भरे मेरे नाले। आप उनके साथ उस बड़े गुलाम अली खां को सोचिए जिसने भजन गाया था हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। आप उन लोगों के साथ ये डिस्क्रिमिनेशन करना चाहते हो? ये डिस्क्रिमिनेशन करना चाहते हो? 5% आदमियों को आप नागरिकता नहीं दोगे। 6 करोड़ आदमियों को मान लीजिए आपने नागरिकता नहीं दी। ये ब्रिटेन की जनसंख्या के बराबर है। कर दोगे? कर सकोगे? धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण करके वोटों की राजनीति तो कर सकते हो। किसी प्रतिपादित दुखी व्यक्ति को भारत की नागरिकता देने में कोई एतराज नहीं है। कटारिया साहब, कोई एतराज नहीं है। कोई दुखी है जरूर नागरिकता दो, पर यहाँ के जो दुखी हैं उनको तो संभाल लो पहले। धर्मनिरपेक्ष देश के रूप में विश्व में जाना जाता है भारत की आज जो इज्जत है वो मोदी के वजह से नहीं है, वो अमित शाह के वजह से नहीं है। इस देश की अगर इज्जत है तो विश्व में इसी बात के लेकर के एक कंट्री ऐसी है जिसमें तरह तरह की जातियां रहती हैं, तरह तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, तरह तरह की वेशभूषाएं पहनी जाती हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस कानून से भारत की छवि को धक्का लगा है। जब माता पिता का जन्म
आप माता पिता का जन्म स्थान पूछना चाहते हो? किसको पता है? आपको पता है आपके माता पिता का? प्लीज मान सदस्य को पता है माता पिता? धन्यवाद। कितने आदमी हैं जिनको पता है माता पिता का? गांव में जाकर के पूछो कितने आदमी हैं जिनको माता पिता का जन्म स्थान का पता है? माननीय सदस्य बैठे बैठे नहीं बोलेंगे। आप भी मेवाड़ के हो और मेरा परिवार भी मेवाड़ से कोटा आया है। मुझे मेरे पिताजी का किस्सा मालूम है कि जब मेरी दादी गर्भवती थी और मेरे पिताजी का जन्म होने वाला था तो वो जन्म एक भीलवाड़ा से कोटा आते वक्त खेत पे हुआ था। कौन सा स्थान लिखे हैं? बताइए कौन सा स्थान लिखे हैं? इन करोड़ों लोगों की पहचान करके केंद्र सरकार की प्राथमिकता, आपकी प्राथमिकता है कि इन लोगों को चुन चुन करके तलाश करो। अरे प्राथमिकता रखो अर्थव्यवस्था को बढ़ाने की। 5% हम कैसे अर्थव्यवस्था बढ़ा सकते हैं, उस पर काम करने की आवश्यकता है आज। यदि किसी प्रदेश की सरकार ने, मैं आपसे बात करता हूं, आप कहते हो साहब क्यों खिलाफत कर रहे हो? बात वही अभिव्यक्ति की आती है। अभिव्यक्ति के नाम लेते ही आप लोगों के मुंह सुट्ट हो जाते हैं। ऐसे फंसे पड़े हो। सरकार को किसी भी फैसले के खिलाफ, केंद्र सरकार के किसी भी फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाने का हक है। सरकार को छोड़ो, एक छोटे से छोटे नागरिक को भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का पूरा अधिकार है। और मैं चुनौती के साथ संविधान के अनुसार चुनौती देने का अधिकार हर नागरिक को है। चुनौती का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होने था। हमारी मांग क्या है? हमारी मांग यही है कि चुनौती पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय होने तक इस पर क्रियान्वयन नहीं करने का मतलब केंद्रों का राज्य का केंद्र सरकार से असहयोग करना नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं भ्रांति आप फैला रहे हो। हम असहयोग की बात नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं इसमें पुनर्विचार करिए, इसको रिपील करिए और सुप्रीम कोर्ट का फैसला जब तक ना आवे, जब तक जो है चुपचाप बैठे रहिए। शरणार्थियों को नागरिकता देने का कांग्रेस ने कभी विरोध नहीं किया, लेकिन चुनिंदा देशों को, और वो भी धर्म के आधारित शरणार्थियों को धार्मिक आधार पर नागरिकता देने का हम विरोध करते हैं। राजतंत्र भी देखा, प्रजातंत्र देख रहे हैं, और ये अब संघतंत्र दिखाना चाहते हैं। हमें ताज्जुब की बात है, एक्ट बना दिया, चारों तरफ हल्ला कर दिया। नियम बनाया इस एक्ट के आपने? नियम इसलिए नहीं बनाया अध्यक्ष महोदय कि अगर ये नियम बनाते तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो जाता और ये असंवैधानिक घोषित हो जाता। अध्यक्ष महोदय, जिस सेक्शन 2 के लिए आपने कहा कि सेक्शन 2 में इलीगल इमिग्रेंट्स को जो है वो परिभाषित किया गया है, जिसके पास वैध डॉक्यूमेंट नहीं है। इसी पर तो झगड़ा है। झगड़ा क्या है? बात क्या है? आप ये बताएं। आपने हमसे पूछा जैसे जन्म स्थान। अब ये बता दें आप कि खाना बदोश आदमी क्या जन्म स्थान लिखेगा अपना? घुमांतु क्या लिखेगा? अर्ध घुमांतु क्या लिखेगा? ये क्यों पूछ रहे हो? 3 बार आपने बदल करके 3 बार बदले हैं। 2010 में बदल दिया, 2015 में बदल दिया, 2020 में फिर बदल दिया और अंधाधुंध लिख दिया। पिछला निवास स्थान यदि जन्म से वर्तमान निवास स्थान पर नहीं रह रहा हो तो पिछला निवास स्थान हमें मालूम नहीं। बच्चे हम 1 साल का बच्चा लेकर के माँ बाप जो है कहीं जाते हैं, उनको यही पता नहीं कि हम कहाँ जन्मा था, कहाँ नहीं जन्मा था।
प्रोविजो में जो आपने डाला, हमारा मुख्य विरोध किस बात का है? हम क्यों इसको रिपील करवाना चाहते हैं? हम क्यों चाहते हैं कि ये केंद्र सरकार इस एक्ट को वापस ले? मोटी बात यह है, धर्म के आधार पर आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। क्यों नहीं आपने मुस्लिम्स को रखा इसमें? क्यों नहीं आपने यहूदियों को रखा? क्यों नहीं आपने नामदार को शामिल किया? क्यों नहीं आपने श्रीलंका के माइनॉरिटी वालों को लिया? क्यों नहीं आपने जो है भूटान के क्रिश्चियंस को लिया? क्यों नहीं लिया? क्या वजह थी इसकी? हमारा विरोध तो इस बात का है क्योंकि संविधान के प्रीएम्बल्स क्या कहते हैं ये आप अच्छी तरह से जानते हो। उसके बावजूद भी आपने शरारती तरीके से जो है इसको लाने की कोशिश करी है। तीनों आप इनको अलग अलग नहीं कर सकते। सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट और एनपीआर और एनआरसी, ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। आप अलग अलग करके जो है, जनता जानती है अच्छी तरीके से कि आपको मन में क्या है, आपका इरादा क्या है। आपको दुनिया को हर आदमी जानता है आपको कि आपका इरादे क्या है। इसलिए क्योंकि आप वही तो लोग हो जो कभी लव जिहाद, कभी 3 तलाक, इस तरह की बातें करने वाले आप ही लोग हो। माननीय सदस्य, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं, मैं आपको वो आंकड़े बता रहा था। अध्यक्ष महोदय, 16 से लेकर के 18 तक कुल मिलाकर के आपको केंद्र सरकार ने जो पावर डेलीगेट की थी कलेक्टर को नागरिकता देने के लिए, उसमें 3 साल में आपने सिर्फ 577 आदमियों को नागरिकता दी, 3 साल में। और हमने 2019 में एक साल के अंदर 1200 आदमियों को नागरिकता दी है। 1200 आदमी। ये आंकड़े मेरे नहीं है, ये आप ही की सरकार के द्वारा छापे हुए आंकड़े हैं। 557 के तो, और 1200 हमने इस बार दिए। तो मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि इस कानून की लाने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। देश भर में इसको लेकर के व्यापक प्रदर्शन हुए हैं। वो उन प्रदर्शनों से आप घबरा भी रहे हो, अंदर ही अंदर तो फूट रहे हो। अभी पूनिया साहब ने कहा था कि तुम तो क्या, तुम्हारे फूफा भी जो है इसको लागू करेंगे। हमारे फूफा तो चले गए, वैसे ये एक्ट भी चले जाएगा ऊपर। पूनिया साहब ना फूफा। देश भर में इसको लेकर के व्यापक प्रदर्शन हुए हैं। देश के नागरिकों में भय का वातावरण है, डर बैठा हुआ है, लोगों के दिल और दिमाग में डर बैठा हुआ है। जब हम इस नागरिकता के दस्तावेज मांगने जाएंगे तो हम बताएंगे क्या? किसके पास है नागरिकता का? क्या सबूत है किसके पास? आधार था, मोबाइल नंबर था, ये तो मांग चुके पहले ही। ये अमेंडमेंट करने की क्या जरूरत आ रही थी? इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं ये प्रस्ताव करता हूं कि जो संकल्प सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया है उसको स्वीकार किया जाए। प्रश्न यह है कि संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत संकल्प पारित किया जाए। जो पक्ष में वो हाँ कहें, जो विपक्ष में वो ना कहें। फिर दोबारा पूछ रहा हूं मैं, प्रश्न यह है कि संसदीय कार्य वो हाँ कहें, जो विपक्ष में वो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, संकल्प पारित किया गया। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।